गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है रस औषधि वर्गीकरण, उसके अंदर हम परपटी की कल्पना पढ़ रहे हैं। उसमें परपटी की लगभग जितना भी फार्मास्यूटिकल पार्ट है वो सब हमने पढ़ लिया। और फार्मास्यूटिकल पार्ट में जो कुछ नहीं होना चाहिए वैसी चीज़ें आज देखेंगे, जैसे कि मृदुपाक है, जैसे कि खरपाक है, वो अभी देखेंगे। और उसके बाद खास करके हम फोकस करेंगे उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के ऊपर। तो मृदुपाक और खरपाक श्लोक के अंदर हमने पढ़ लिया कि मृदुपाक के न भंगः। मृदुपाक जब हो जाता है परपटी का तो वो परपटी टूटती नहीं, एकदम जैसे कि कच्चा पापड़ हो उस तरह की वो बन जाती है, वो मुड़ जाती है। हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसी हो जाती है। और वो सही पाक नहीं है, उसको मेडिसिनल पर्पज से यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको अच्छे से पाक करना चाहिए और बाद में मध्यम पाक होने के बाद जैसे वो क्रैकलिंग साउंड के साथ टूट जाए, ऐसी बन जाए, उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। खर पाक अगर हो गया है तो वो तो जल गई है, लाल रंग का रवेदार चूर्ण बन जाता है, तो उसको तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉइजनस हो जाती है। इसीलिए उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इतना हमने श्लोक में देखा था। अभी हम जो है उसको वीडियो के अंदर भी आगे देखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, जो सही सही तरीके से बनी थी, ऐसी वाली प्रॉपर्टी जो टूट भी जाती है अच्छे से, अगर हम उसको तोड़ना चाहे तो वो अच्छे से टूट जाती है, यही आपको वीडियो में भी दिख रहा है। लेकिन इसके बाद आएगी खरपाक वाली प्रॉपर्टी, वो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं टूटती, वो जो है बिल्कुल जल गई रहती है। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं गैस के ऊपर ही वो जल रही है ऐसा दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है गलती से कि हम उसको सही समय पे अग्नि बंद नहीं करते हैं तो वो जल जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो खरपाक कहलाएगी। और वो तो पॉइजनस है, उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी सल्फाइड में से मर्क्यूरी जो है वो सल्फर से अलग हो गया रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी पूरी ही खरपाक प्रॉपर्टी कहलाएगी। अभी जैसे उसको वहां से बाहर निकालेंगे तो आपको दिखेगी वो। और उसके बाद आगे में है मृदु पाक प्रॉपर्टी। तो मृदु पाक प्रॉपर्टी जो है उसका भी वीडियो देखिए। जैसे कि वो पत्ते को खोलने लगे हैं तो पत्ते में वो चिपक जा रही है, आप तुरंत ही देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी वहां पे चिपकी हुई है। जैसी वो प्रॉपर्टी थी वैसी निकल रही थी, अच्छी मध्यम पाक वाली, वैसी नहीं है। ये इनको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो वो टूट भी नहीं रहा है, वो जो है चिपक जा रहा है वहां पे। तो ऐसा ये मृदु पाक का लक्षण था उसका। अभी हम उसका प्रॉपर्टी का प्रयोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टी का जो प्रयोग है वो दो तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं उसका क्लिनिक में। अगर हमें उसका उपयोग करना है तो एक है सामान्य प्रयोग, दूसरा है विशेष प्रयोग। विशेष प्रयोग को ही कल्प प्रयोग बोलते हैं। सामान्य प्रयोग मतलब कैसे होता है कि हम जैसे सभी दवाइयाँ देते हैं उसी तरह से कोई एक डोज तय करके, कोई एक डोज नक्की करके वो प्रॉपर्टी पेशेंट को देते हैं। जैसे कि एक रत्ती या दो रत्ती, यानी कि 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम, इतने डोज में हम प्रॉपर्टी पेशेंट को देंगे। और उसके साथ जीरा या तो भुना हुआ जीरा या फिर हींग, इस तरह से लेके प्रॉपर्टी जो भी बीमारी दूर करने के लिए पेशेंट को देनी है उस तरह से देंगे, और रोजाना उसी डोज में देंगे। तो ये तो हो गया सामान्य प्रयोग, सामान्य कोई भी दवाई हम देते हैं उसी तरह से। लेकिन एक और विशेष प्रयोग होता है या फिर जिसको बोलते हैं कल्प प्रयोग। तो उसमें वर्धमान क्रम में हम देते हैं, वर्धमान यानी कि उसका डोज जो है बढ़ता जाता है। तो वो किस तरह से रहता है, हम दो रत्ते से शुरुआत करते हैं, 250 mg से उसकी शुरुआत करते हैं। तो अब डेली एक एक रत्ती बढ़ाते जाते हैं। तो आज पहले दिन हमने दो रत्ती डोज दिया है, फिर दूसरे दिन तीन रत्ती डोज दिया है, फिर अगले दिन चार रत्ती डोज में प्रॉपर्टी दी है। तो इस तरह से हम रस प्रॉपर्टी या
ताम्र प्रॉपर्टी या पंचामृत प्रॉपर्टी जो भी हमें देनी है, वो इस तरह से बढ़ाते जाते हैं और 8 दिन तक यानी कि 1 हफ्ते तक बढ़ाते हैं, जब तक उसका डोज मैक्सिमम डोज यानी कि 10 रत्ती डोज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डोज है। 10 रत्ती यानी कि 1.25 ग्राम, 1250 मिलीग्राम या फिर 1.25 ग्राम, उतना डोज। और उतना बड़ा डोज हम कई दिन तक, 8 दिन 10 दिन शुरू रखते हैं, जब तक कि वो बीमारी पूरी ठीक ना हो जाए। अगर उसको ग्रहणी हुई है, संग्रहणी नाम की बीमारी हुई है, तो वो ठीक हो जाए तब तक शुरू रखते हैं। और अभी रोग से निवृत्ति के लक्षण मिलने लगते हैं, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसका जो है डोज टेपर करके कम करते जाते हैं। जैसे कि 10 रत्ती में से 9 रत्ती, फिर 8 रत्ती, 7 रत्ती, इस तरह से धीरे धीरे कम करते हैं और वापिस 2 रत्ती पे लेके आते हैं। और फिर कुछ दिन 2 रत्ती शुरू रख के फिर दवाई बंद करवा देते हैं। तो ये सभी नॉर्मल बीमारियों में ही इस तरह का विशेष प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो कोई बहुत पुरानी बीमारी है, जटिल व्याधि है, तो उस समय पे वहाँ पे इस तरह का विशेष प्रयोग या कल्प प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें प्रिकॉशन बहुत सारे लेने पड़ते हैं, पथ्य अपथ्य का पालन जो है काफी सारा करना पड़ता है। हमें पेशेंट को क्षीर या फिर तक्र या फिर किसी फलों का जो रस जो है, उसी का पथ्य देना पड़ता है। मतलब क्या है कि उनको रोटी सब्जी चावल कुछ नहीं देना है, खाने के लिए कुछ भी देना ही नहीं है। अगर उसको भूख लगती है तो दूध पिलाना है, अगर उसको प्यास लगती है तो दूध पिलाना है, या फिर अगर छाछ हमने तय की है तो छाछ, मतलब कि अन्न हो चाहे पान हो, कुछ भी हमें उसको छाछ पे ही या फिर दूध पे ही, जो भी हम तय करते हैं उसी के ऊपर रखना है उसको। और कुछ अपथ्य है जैसे कि अन्न है, तो वो बिल्कुल भी नहीं देना है उनको। कोई भी धान्य, गेहूं चावल वगैरह कुछ भी नहीं देना है, पानी नहीं देना है, और लवण तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो ये सब अपथ्य जो है उसको स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। ये परपटी के इस तरह के दो प्रयोग हैं। और ये आपके क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से हुआ। और अगर एग्जाम के तौर पे देखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, 1-2 बार नोट्स बना के लिख लीजिए। फिर उसके आमयिक प्रयोग देखते हैं। तो ये जो है खास करके हमारी जो जीआई ट्रैक्ट का एंडोथेलियम होता है, वहाँ पे होने वाली बहुत सारी बीमारियों में उपयोग में आता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारी में उपयोग में आता है, लेकिन इन इन रोगों में तो ये उपयोग में आता ही है, परपटी कल्पना जो है। तो उसमें सबसे सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो रोग है वो है ग्रहणी। ग्रहणी रोग में या संग्रहणी रोग में, आपको अब ग्रहणी रोग पढ़ चुके होंगे शायद रोग निदान में, तो उसको ठीक करने के लिए ये परपटी कल्पना या परपटी कैटेगरी की जितनी भी रस औषधि है, वो बहुत ही उपयोग में आती है। क्या होता है वहां पे, हमारा जो पित्त जो होता है ना, जो जठराग्नि होती है, जिसमें से हमारा पित्त वहां पे काम करता है, तो उसका द्रवत्व कम हो जाता है, उसका जो कार्यकारित्व है वो कम हो जाता है। तो पित्त जो है वो द्रव स्वरूप को प्राप्त ही नहीं करता। आपने फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर में पढ़े हैं पित्त के लक्षण, है ना, तो उसमें पित्त जो है वो द्रव होता है, लेकिन उसका द्रवत्व नहीं रहता वहां पे, तो ये ग्रहणी जैसा व्याधि हो जाता है। तो उस समय पे ये परपटी जैसी जो दवाई है, परपटी कैटेगरी की जो दवाई है, वो वहाँ पे बहुत उपयोग में आती है, क्योंकि हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं ना, रस परपटी बनाते हैं तो हम कजली को गर्म करते हैं। उसी तरह से जो भी परपटी बनानी है तो वहाँ पे चीजों को गर्म करके फिर डालन करते हैं, वो लघु गुण वाली उष्ण गुण वाली बन जाती है। तो पित्त को द्रवत्व की प्राप्ति करा देती है। तो क्या होता है कि पित्त अच्छे से काम करने लगता है, पचन अच्छे से होने लगता है, और बीमारी जो है ठीक हो जाती है, अतिसार जो है ठीक हो जाता है। फिर अतिसार हो, जलोदर है, जहाँ कहीं पे भी पित्त क्षय हुआ है उदर के अंदर, वो सभी बीमारियां ठीक होती है। और भी दूसरी बीमारियां हैं, तो वहाँ पे उन उन परपटियों का, जैसे कि गुल्म रोग है तो वहाँ पे ताम्र परपटी का, शोथ रोग है तो वहाँ पे श्वेत परपटी का, अर्श रोग है तो वहाँ पे ताम्र परपटी या पंचामृत परपटी का ऐसा उपयोग आएगा। तो कुष्ठ रोग है तो मल्ल परपटी, सोमल परपटी, उनका उपयोग आएगा। पांडु रोग है तो मंडूर परपटी, लोह परपटी, उनका उपयोग वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसी परपटी जो है अलग अलग रोगों में उपयोग में आ जाएगी हमें। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मार्केट में आपको मिलेगी, जैसे कि वैद्यनाथ की या दूध वापेश्वर की, आप रस परपटी लेने जाएंगे तो ऐसे पैकिंग में मिल जाएगी आपको। तो ये ऐसा परपटी का पैकिंग मिलेगा, अक्सर 2 ग्राम की, 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, ऐसे पैकिंग में मिल जाती है। और किसी वैद्य को क्लिनिक में अपने ज्यादा बड़े यूज के लिए चाहिए तो 1 किलोग्राम का इतना बड़ा पैकिंग भी मिल जाता है। और वीडियो तो हमने देखा है, कुछ एक और चीज थी।
हाँ, एक और ये एक दवाई दिखानी थी। तो ऐसी दवाई भी मार्केट में मिलती है जो जिसका नाम कहा जाता है परपटी वटी है, ये कुटज परपटी वटी। तो परपटी तो है, जैसे कि कुटज परपटी नाम की एक दवाई बनाई है ना, कुटज ये जो वनस्पति है, इसे तो आप पहचानते ही है। आप काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, द्रव्य गुण में। फिजिकली भी आपने जब ड्रग टूर में गए थे तब देखा था कुटज को, है ना। तो कुटज परपटी बनाते हैं, है ना, कुटज परपटी बनाते हैं। फिर उसके साथ कुछ और दवाइयाँ मिला देते हैं, जैसे कि कुटज परपटी को 25 मिलीग्राम प्रमाण में, फिर उसके साथ कुटज का ही चूर्ण वो 150 मिलीग्राम, फिर शंख भस्म, मुस्ता चूर्ण, ऐसे जो है स्तंभन कारक द्रव्य है उसको साथ में मिला देते हैं और कुटज के क्वाथ की भावना देके टैबलेट्स बना लेते हैं। तो ये डायरिया और डिसेंट्री में बहुत ही यूजफुल है। और ये डायरिया डिसेंट्री जैसी बीमारियों को ठीक करता है। मतलब कैसा है कि ये तुरंत ही असरकारक है। आज अगर दस्त लगे हैं तो आज ही ठीक होने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आज दस्त लगे हैं 15 दिन के बाद ठीक होते हैं। वो तो इतनी धीरे धीरे काम करने वाली दवाई नहीं चलती वहाँ पे। अगर हम सिर्फ कुटज चूर्ण खिलाते हैं तो उतना जल्दी से ठीक नहीं होता। लेकिन ऐसा योग, अगर ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है उसको हम पेशेंट को खिलाते हैं, तो 2 टेबलेट या 3 टेबलेट बस उतना ही डोज खाने में तुरंत ही दस्त जो है, कितने भी ज्यादा दस्त लगे हो, तुरंत ही वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसी दवाई भी मार्केट में मिलती है, आप जरूर इसको यूज करिए। हालांकि ये प्रोप्राइटरी दवाई है, ये जो ये फार्मेसी है वही बनाती है, तो थोड़ी कॉस्टली मिलती है। ये दवाई लगभग 250 350 रुपए की 60 टेबलेट जैसी मिलती है। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन हमारे पेशेंट के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इस तरह की दवाई आप यूज कर सकते हैं। और कुछ ये और 3 दवाई के फोटोज मैंने यहाँ पे रखे हैं। एक है ताम्र परपटी, एक है पंचामृत परपटी, और एक है श्वेत परपटी। तो ये तीनों ही आपके सिलेबस में दी हुई है, आपके रसायन शास्त्र के पेपर 1 के पार्ट बी में जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे 30 अलग अलग रस औषधियों के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टी ली है मैंने। तो ताम्र प्रॉपर्टी, ये भी अलग अलग फार्मेसी के फोटोग्राफ्स है, तो आपको पता चलेगा कि कैसी ये मिलती है मार्केट में। पंचामृत प्रॉपर्टी और श्वेत प्रॉपर्टी। अभी ताम्र प्रॉपर्टी में बारे में बात करेंगे, तो क्लिनिकल जो यूज है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ताम्र भस्म बहुत बार हम यूज करते हैं कई सारे पेशेंट में, लेकिन वो बहुत ही उग्र या उष्णवीर्य है। वहाँ पे अगर हम नहीं यूज कर पाते, ताम्र भस्म नहीं दे पाते, कम से कम डोज में भी नहीं दे पाते, ऐसी कभी अवस्था होती है, तो हम वहाँ पे ताम्र पर्पटी का उपयोग करते हैं। उसमें ताम्र भस्म भी कुछ ना कुछ प्रमाण में आ ही जाती है। साथ में वत्सनाभ जैसी एक विषय द्रव्य भी हम उसको यहाँ पे यूज में ले लेते हैं। फिर ताम्र प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से और सीखनी ज़रूरी है। आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। और हमारी जो बुक है आयुर्वेद सार संग्रह, उसमें से आप इसको पढ़िए, है ना। आप इसको एक बार या 2 बार लिख लीजिए, और रोज़ एक बार जैसे कहानी पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ लीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से इनका यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। फिर आगे पंचामृत प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर तो 5 चीजें होती है, जैसे कि पारद गंधक, ये 2 तो होते ही है। उसके साथ में लोह अभ्रक ताम्र और 3 चीजें होती है। तो इन सभी भस्मों को मिला के परपटी बनाते हैं पंचामृत परपटी। पहले पारद गंधक की कज्जली बना लेते हैं, और बाद में बाकी तीनों भस्मों को ऐड करके सम प्रमाण में लेके भी परपटी बन सकती है। और पंचामृत परपटी एक जो है क्षय क्रम में भी बनाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रमाण में गंधक लेते हैं, फिर उससे आधा पारद लेते हैं, फिर उससे आधा अभ्रक, उससे आधा लोह, उससे आधा ताम्र। इस तरह से जो उग्र चीज है वो कम प्रमाण में, और जो वाइडली यूजफुल चीज है वो ज्यादा प्रमाण में, ऐसे क्षय प्रमाण में भी हम यहाँ पे पंचामृत प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो वो तो बहुत सारे अलग अलग रोगों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं तो हम इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना। ये बीमारी आपने सुनी होगी, और हर महीने 2-3 पेशेंट इसके तो मिलते ही रहते हैं, क्योंकि ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, ये बहुत लोगों को होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, हमारा जो कॉलोन रहता है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, और डिसेंट्री के अंदर खून गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा खून गिरता ही रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम तक्र के पथ्य के साथ इसका उपयोग करते हैं। पेशेंट को सब कुछ खाना पीना बंद करवा के सिर्फ छाछ पे रखते हैं, भूख लगे तो छाछ पीना है, प्यास लगे तो छाछ पीना है, ऐसा उपयोग करवाते हैं।
और फिर ऐसा पथ्य का प्रयोग करवाते हैं और पंचामृत परपटी हम वर्धमान प्रयोग में देते हैं। ऐसा सामान्य प्रयोग में देते हैं तो भी ये 20-30 दिन में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है पंचामृत परपटी का अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और भी बहुत सारी जो क्षयजन्य अवस्था है, जो बच्चों को बीमारियां होती है, वहां पे भी पंचामृत परपटी उपयोग में आती है। और आगे एक और है श्वेत पर्पटी। हाँ, ये तो आपने बनाई थी है ना, आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, आपने खुद बनाई थी ये श्वेत पर्पटी। तो ये एक मूत्रल दवाई है। और श्रोथ रोग में, जलोदर में और बाकी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भी हमें मूत्रल कर्म करवाना होता है, जैसे कि मूत्राशमरी है तो वहाँ पे यूरिनेशन मिक्चुरेशन बढ़ाना होता है, तो वहाँ पे ये श्वेत पर्पटी जैसी दवाई का हम यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि पेशेंट्स जो है उनको सर्जरी एडवाइस की हुई रहती है 8 mm 10 mm की मूत्राशमरी के लिए, और वो सर्जरी की कॉस्ट 50-60 हज़ार रुपये तक जाती है। और ये एकदम सस्ती दवाई है श्वेत परपटी जो है, आपको 20-50 रुपये में तो मिल जाएगी, और 20-50 रुपये में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ऐसे जो नीडी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमें ऐसी तुरंत ही असर करने वाली और कीमत में एकदम सस्ती ऐसी दवाइयाँ यूज़ करनी ही चाहिए। और अलग अलग मैंने यहाँ पे फार्मेसी के फोटोग्राफ्स रखे हैं, जो भी आपको मिलता है, जो भी अच्छी क्वालिटी का होता है वो ले सकते हैं। जैसे कि ये VHCA है, बाद में ये हमारा गोंडल के पास प्रशाश्रम है, या फिर ये हरिद्वार का पतंजलि दिव्य फार्मेसी का फोटोग्राफ्स है। और आप आज इन तीनों ही प्रॉपर्टी को पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़िए एकदम आराम से। ताम्र प्रॉपर्टी, पंचामृत प्रॉपर्टी तो काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसे भी पढ़िए, श्वेत प्रॉपर्टी को भी पढ़िए, और एक बार लिख लीजिए। और लिख के मुझे भेजना है, लेकिन आज के आज भेजना ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये तो काफ़ी लंबा है। तो आज हुआ है बुधवार, तो आप मुझे शनिवार तक भेजिए, है ना, शनिवार का जो हमारा क्लास होगा उससे पहले आप ये तीनों के बारे में लिख के मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पे। आप वो लिख के फ़ोटो निकाल के PDF करके व्हाट्सएप पे भेजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने रस प्रॉपर्टी का भी होमवर्क नहीं किया है ना, इससे पहले जो दिया था रस प्रॉपर्टी, तो वो जो होमवर्क नहीं किया है जिन्होंने, वो भी कर लीजिए। सॉरी, रस प्रॉपर्टी, त्रिभुवन कीर्ति रस का होमवर्क जो मैंने बताया था, त्रिभुवन कीर्ति रस का जो होमवर्क बताया था, वो भी जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए है, आपके एग्जाम पर्पस और खास करके क्लिनिकल यूज पर्पस के लिए है। तो ये प्रॉपर्टी कल्पना है, आज हम यहाँ तक रखते हैं। और फिर आगे आएगी कुपी पक्व कल्पना, है ना। तो कुपी पक्व के अंदर हमें वालुका का यंत्र का फिर से एक बार रिवीजन करना है, और उसके बाद कुपी पक्व के बारे में काफी सारी चीजें सीखनी है। तो वो हम कल और परसों के इस मतलब 3 या 4 लेक्चर में हम कुपी 3 लेक्चर में हम कुपी पक्व जो है, कुपी पक्व रसायन के बारे में सीखेंगे। और हमें यहाँ पे वैसे तो रस परपटी का उदाहरण लेना है, हमारे सिलेबस में जो लिखा दिया हुआ है रस परपटी, तो वो उदाहरण तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही लिया हुआ है, तो इसलिए हमने और 3 उदाहरण एक्स्ट्रा लिए हैं। तो हमने जो लिए है वो 3 उदाहरण, ताम्र परपटी और पंचामृत परपटी और श्वेत परपटी है। तो ये तीनों दवाई ही आप अभी ही तैयार कर लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, 2 बार लिख लीजिए, तो ये आपको याद हो जाएगी। तो आज यहाँ तक रखते हैं, और सभी स्टूडेंट जो है अपनी अटेंडेंस चैट में भेज दीजिए, और अटेंडेंस चेक में भेजने के बाद ही आप लीव करिए।